फसाड लाइट लगाए हैं सारे सचिवालय, सूचना जनसंपर्क इसका भी हो रहा है, इसका भी अंदर का वही 11 करोड़ का सैंक्शन हुआ और बाहर से भी फसाड लाइट और कैंपस डेवलपमेंट दोनों हम लोग टेकअप कर रहे हैं। सुझाव है और उस सुझाव को जो भी प्रशासनिक विभाग है उनके संज्ञान में हम लोग बताएंगे। जैसा निर्णय होगा उसके अनुसार भवन निर्माण विभाग काम करेगा। जनसंपर्क विभाग के लिए भी एक रिक्वेस्ट है आप लोग के लिए। हम लोगों ने सूचना जनसंपर्क भवन सभी जिला में बनाया, उसको कार्यरत किया। नहीं, पटना में ही नहीं है तो जगह जैसा मतलब देंगे उसके अनुसार कर सकते हैं। अब हमसे भवन निर्माण विभाग क्या उसमें कर सकता है बताइए। आप सर सिर्फ भवन निर्माण विभाग नहीं है सर, इसलिए आपसे इतने लोग जो है आज तो भवन निर्माण विभाग का हुआ और चिराग पासवान को आवंटित कर दिया गया। क्या आगे भी पशुपति कुमार पारस को कोई आप लोग ऑफिस के लिए कोई बंगला देंगे क्या? देखिए, भवन निर्माण विभाग अगर किसी भी पार्टी को जो भी भवन देता है उसकी एक नीति बनी हुई है, उसका पूरा नियमावली है। चुनाव आयोग के द्वारा एक नियमावली बना हुआ है, उसी नियमावली के तहत में किसी भी पार्टी को भवन दिया जाता है। वो राज्य की पार्टियों को हम लोग देते हैं या जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, दो तरह की पार्टियों को दिया जाता है। जिसको राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त होता है, मान्यता प्राप्त होता है, उन्हीं को भवन दिया जाता है। और समय समय पर जब इसका ये किया जाता है, समय समय पर इसको देखता है भवन निर्माण विभाग कि अगर किसी का राष्ट्रीय पार्टी का या राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता समाप्त हो गया है तो उसको जो है उसको हटाया भी जाता है और नए लोगों को दिया भी जाता है। तो उसी नियम के तहत ही इस कार्रवाई को की गई है। और इसमें एक बात है कि कोर्ट में जो संबंधित पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, पशुपति पारस जी की पार्टी का, तो वो संबंधित पार्टी कोर्ट में गई थी और कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम लोग कोर्ट के निर्णय के आलोक में जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसके आलोक में कार्रवाई करेंगे। मान्यता खत्म हो गई है क्या? सवाल है आप ही के विभाग से इतनी कंट्रोवर्सी पारस जी की पार्टी सर ये तो कोर्ट में चल ही रहा है जो भी। उसमें आपके डिपार्टमेंट का क्या स्टैंड है कि नल की टोटी खोल के देगा लेकिन विभाग में नहीं, देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी को आवास मिलता है तो उसमें आवास में कुछ सामान रहता है और उसका मतलब उसको ये दिया जाता है और उसके आवास में रहने के दरमियान भी कुछ सामान सरकार के द्वारा खरीदा जाता है। तो जो सामान है उसका मिलान अधिकारी लोग कर रहे हैं। उसके बाद जब पूरा ये हो जाएगा तब आप लोगों को इसके बारे में विस्तृत रूप से विभाग के रूप से दिया जाएगा। पूरी ये मिलान नहीं। सर सेक्रेटरी साहब से जानना चाहेंगे सर कि अभी आपने बताया कि अधिकारी आवास अलग है और उसका रोड एक्सेस भी अलग है, बल्कि रोड का भी निर्माण हम लोगों ने पूरा करा दिया। वहाँ तो आप भी जा सकते हैं, आप जब जाइएगा तो आपको वहाँ पर करके आपको ले लेंगे, कोई रोक नहीं। कोई रोक नहीं। योजना है क्या? गोल घर देखिए हम लोग के उसमें प्रशासनिक दायित्व नहीं आता है, ये बेसिकली कला संस्कृति विभाग के तहत है। तो उनके द्वारा अभी तक तो ऐसा कोई प्रपोजल हम लोग को नहीं दिया गया। लेकिन उसके बगल में एक मॉरिसन भवन है, देखे होंगे, कमिश्नरी बिल्डिंग और गोलघर के बीच में, तो उसका जीर्णोद्धार की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं भवन निर्माण विभाग से। हम लोगों ने प्रपोजल उस विभाग को सबमिट किया है, उसमें अब जल्दी ही उस पर आगे काम होगा। बापू टावर आपके यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तो हो गया है प्रोग्राम, लोग नए बच्चे जो है अनएम्प्लॉयड है रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको, तो उसको स्टडी हम लोग करेंगे। लेकिन देखिए जो भी आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो जो पुराने आदमी हैं उनको एक पहले से रहने का एडवांटेज हो सकता है कि उनको होता होगा, लेकिन हम लोग जो दे देते हैं आपको नहीं उसको बिल्कुल दे दीजिए। लेकिन ये है कि जो भी टेंडर से प्रोसेस के माध्यम से आते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर आए हैं जो पहले यहाँ कभी नहीं काम किए। पहले तो कॉन्ट्रैक्टर 10 साल पहले तो भवन निर्माण में कोई थे ही नहीं जो बड़ी बिल्डिंग बना सकते थे। आज के दिन में तो सारे हम पहले बड़ी बिल्डिंग पे आते हैं, तो बड़ी बिल्डिंग में तो पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्टर, हम कॉन्ट्रैक्टर का नाम तो यहाँ नहीं लेंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा उसकी वैरायटी बढ़ते जा रही। अब हम लोग बड़ा निकालते हैं टेंडर तो उसमें 6, 7, 8, 10 तक जाते हैं। अभी हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन का निकाला तो 8, 9 तक भी गए हैं लोग, किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 8, 9 तक भी गए। तो ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिटिव है और पारदर्शी तरीके से किया जाता है। जहाँ तक छोटे वाले काम हैं, मेंटेनेंस वाले काम हैं, उसमें अगर आप इस तरह की शिकायतें कहीं पर है तो आप सूचना दीजिएगा, तो हम लोग समय समय पर कार्रवाई करते हैं और आप बोलते भी हैं कि भाई आप इसमें पारदर्शिता रख करके करें और जहां जरूरत होगी उसको हम लोग जांच भी कराएंगे। सर, राजगीर में स्टेट हैंगर बनना था, क्या स्थिति है सर?
राजगीर में जो स्टेट हैंग एयरपोर्ट का विकास जो हो रहा है, आप लोग देखे होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से, हालांकि भवन निर्माण विभाग का नहीं है, लेकिन हम जस्ट आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि हम उस समय आयुक्त के प्रभार में थे तो हमको जानकारी हुई थी तो कि राजगीर में जो एयरपोर्ट बनना है उसी के साथ ही ये सब डेवलपमेंट होगा। उसके लिए तो अलग से हमको नहीं लगता है कि आवश्यकता है। राजगीर में एक खेल स्टेडियम भी बना है, आप लोग जानकारी है कि उसमें अभी भवन निर्माण विभाग ने उसका पूरा करके उद्घाटन कराया था। उसमें हॉकी का एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 11 नवंबर से हो रही है। बहुत ही बड़ा आयोजन है और उसमें एस्ट्रो टर्फ लगाया गया है जो आधुनिकतम स्टैंडर्ड का है, और दूसरा भी उसमें लगाया जा रहा है। तो उसमें और भी तरह के खेलों का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन होगा। तो पहला वो पटना में जो बनना हाँ हाँ वो पादरी की हवेली की मदर टेरेसा यहाँ रही, कहाँ पर? पादरी की हवेली, वहाँ पटना सिटी का। पटना सिटी, उसके बारे में क्या आप लोग? ये किसके प्रशासनिक में ऐसा कोई प्रस्ताव है नहीं हम लोग के पास कोई देखिए, भवन निर्माण विभाग जो है, जो हम लोग के पास है, जो न्यू कैपिटल एरिया में जितने भवन, वो तो हम लोग सीधे देख लेते हैं। बाकी दूसरे भवनों के पास, दूसरे विभाग के पास, मान लिया कला संस्कृति के पास है, पर्यटन के, आप देखें वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो जिनका जो भवन है, अगर वहाँ से हम लोग को आएगा कि ऐसा करना है, प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उसको करेंगे। ई निवास की आप बात करते हैं, CPWD का भी सिस्टम है, उसका ई संपदा है, तो ये ई निवास जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए जो है कितने यूनिट्स को हैंडल करता है, कब इसकी हमको लगता है 16 या 17 में इसका शुरू हुआ था, क्या 16 या 17 में शुरू हुआ है। आज के दिन में जितने भी आवास आवंटित होते हैं वो 100% इसी के माध्यम से होते हैं, एक्सेप्ट जो माननीय मंत्री और उस तरह के आवास हैं उसको छोड़ करके। बाकी पदाधिकारियों वाले और कर्मियों वाले सभी आवास 100% इसके माध्यम से हैंडल होते हैं। एज में होगा 4000 यूनिट, 4000 यूनिट नहीं, अभी पटना के वहाँ तो डीएम के माध्यम से होता है। यहाँ हम लोग मुख्यालय में ज्यादा दिक्कत है ना, 4000। आपने बताया सर को लेकर एक सवाल है। हाँ बोलिए। नहीं तो हम तो बताया कि 2600 लोग घूम चुके हैं अभी तक। ग्रुप में केवल 20 के ग्रुप में बच्चे जाते हैं, लेकिन आप लोगों का फुटबॉल तो उसके लिए टिकटिंग वगैरह की व्यवस्था और जो वो है वो सब कराया जा रहा है। लेकिन अभी तत्काल ऑनलाइन ईमेल दिया गया है, आप लोग देखे होंगे, उस ईमेल पे आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसके माध्यम से भी हम लोग सबको अलाउ कर रहे हैं। और आज दे दीजिए, हम ईमेल आपको दे देते हैं, एक दे दीजिए, अभी हम दे देते हैं। आप लोगों के माध्यम ऐसे तो 26 आदमी नहीं गए ना, उसमें जा रहे हैं, जाएंगे। वो तो शुरुआत का स्टेज है, उसमें वो सारी व्यवस्था, ऑनलाइन व्यवस्था के लिए हम लोग रुके हुए हैं। अभी हम लोग शुरुआत में ज़्यादा जानकारी के लिए बच्चों को भी सबको घुमा रहे हैं, उनमें कौतूहल बात काफ़ी है। कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो उसको देखना चाहते हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग, मीडिया के भी ग्रुप्स को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट के आधार पे हम लोगों ने किया है। उस पर मेल भेजेंगे तो उस पर निश्चित रूप से आपको रिस्पांस आएगा, और आप चाहें तो आप जिस भी मीडिया एजेंसी के आपके 20 आदमी भी रहेंगे तो आपको हम फ्री में अभी दिखाएंगे। तभी हम लोग शुरुआत में इसके प्रचार प्रसार के लिए नीतिगत इसको फ्री के लिए रखा है। उसके बाद एक्सपीरियंस जैसा होगा उसके अनुसार आगे इसका टिकटिंग का व्यवस्था को ध्यान में रख के किया जाता है। दोनों तरह की चीज़ें हैं। मान लिया कि बहुत दूर बना देंगे और वहाँ जाने आने की सुविधा में लोगों को दिक्कत होगी तो वहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाएंगे। आज के दिन में ये है कि बिहार म्यूज़ियम, जितने भी लोग बाहर से आते हैं तो बिहार म्यूज़ियम अवश्य रूप से चले जाते हैं। तो दूर होने का अलग वो है और नज़दीक होने के अलग फ़ायदे हैं। तो चूँकि अब तो अंदर में जगह भी बहुत अब सीमित है, तो अब तो जो भी नए फैसिलिटीज आ रहे हैं उसको तो जैसे वहाँ बीटा एयरपोर्ट भी अभी सैंक्शन हो गया, उस पर भी आप लोग जान रहे हैं कि उस पर काम हो रहा है। फिर बीटा से दानापुर का एलिवेटेड सड़क से भी जुड़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आधारभूत संरचना बढ़ती है उसके अनुसार जो सुविधाएं हैं उसको बाहरी क्षेत्र में भी विकसित करने का लक्ष्य है। और दूसरा यह है कि जो विभाग है, संबंधित विभाग हैं, मान लिया कि अर्बन एरिया के लिए विभाग हैं या फिर कला संस्कृति की तरफ से जो योजनाएं ली जाती है, तो वो उन सब के द्वारा अपना जगह चयन किया जाता है, उसके अनुसार कार्य किया जाता है। हाँ सर, एक सवाल है सर कि आपने इतनी सारी आइकॉनिक बिल्डिंग्स बनाई, कई चीजें और तहत करते हैं हम लोग। दो तरह की चीज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा भी है कि सड़क, बोला कि नए भवन तो बन जाते हैं, उसमें बनने में भी चूँकि एक काम डिफाइंड है वो हो जाता है, बाद में उसका मेंटेनेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और इसमें काफ़ी परिवर्तन आए हैं। आज के दिन में जो 10 साल पहले जो भवन थे उसको मेंटेन करने की जो चीज़ें थे, उससे आज के दिन में बिजली की सुविधा के कारण जो सभी जगह पर एसी, अब कोई भी भवन ऐसा नहीं है जिसमें लिफ्ट और एसी नहीं है।
तो उसके कारण उसके मेंटेनेंस के आयाम में परिवर्तन हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पॉलिसी बना लिया है। अंतिम रूप से हम लोग इसको चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इसको करना है, क्योंकि 2-3 तरह के इसमें कैटेगरी हैं। एक तो आवासीय भवन है, दूसरा आपका कार्यालय के भवन है और तीसरा आइकॉनिक भवन है। इन 3 कैटेगरी में बांट करके कॉम्प्रिहेंसिव नीति लाई जा रही है, क्योंकि आइकॉनिक भवन जितने होते हैं उसमें सभी सर्विसेज एक साथ रखने की ज़रूरत होती है। जैसे सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र है, तो उसमें आपको मतलब कि शॉर्ट नोटिस पे आपको कार्यक्रम करना है, तो आप ये एज्यूम नहीं कीजिएगा कि हम पहले भवन निर्माण विभाग को सूचित करेंगे तो सफाई कराएगा तब हम जा करके कार्यक्रम करेंगे। तुरंत उसको रेडी कंडीशन में होना है। तो इसके लिए उसकी सभी सर्विसेज हमेशा चालू अवस्था में रहनी चाहिए, चाहे एसी हो, साफ़ सफाई हो, सारी कुर्सियाँ हो, अंदर के प्रोजेक्टर हो, सभी चीज़। तो हम लोगों ने चिन्हित किए हैं ऐसे बिल्डिंग्स को जो हम लोग के कॉम्प्रिहेंसिव नीति में आएंगी, जिसमें शॉर्ट नोटिस पे सारी सर्विसेज अवेलेबल रहनी चाहिए। दूसरा हम लोगों ने कार्यालय बिल्डिंग का दिया जिसमें फुटफॉल्स लिमिटेड है, जैसे विश्वेश्वरैया भवन है। तो इसका लिमिटेड है कि आपका कार्यालय सुबह 9 बजे से 4-5 शाम 5 बजे तक चलता है और डेली वही फुटफॉल्स रहेगा। इसके उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, तो उसकी अलग चीज़ है। और तीसरा आवासीय भवन है जिसमें लोगों की ज़रूरतें अलग होती हैं, और उस आवासीय भवन में ही चूँकि हम लोग अब मल्टी स्टोरी में जा रहे हैं और कैंपस में जा रहे हैं, तो उसमें ऐसे कैंपस आ रहे हैं जो कॉमन एरिया क्रिएट कर रहे हैं। पहले कॉमन एरिया नहीं था, सबका इंडिविजुअल बंगला होता था। इवन कि 4th ग्रेड के कर्मचारी हो या 3rd ग्रेड के कर्मचारी, सभी के लिए इंडिविजुअल आवास होते थे। अब कॉमन एरिया हो गया कि लिफ्ट कॉमन हो गया, सफाई कॉमन हो गई। इन सब की नीति हम लोग लगभग बना लिए हैं, उसको हम लोग लेकर के जा रहे हैं और उसके अनुसार हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। जितना स्वीकृत हुआ है उसके अनुसार काम भी शुरू कर दिया। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में सब कुछ एक साथ ले जाना चाहते हैं हम लोग। दूसरा सवाल कि आपने अभी जिक्र किया कि मुंगेर की तर्ज पर जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो सभी के लिए एक एक आवास हो। तो यहाँ पर सब उतने आवास बन रहे हैं, उनके लिए एक एक डुप्लेक्स आवास बन रहा है। और साथ में जो माननीय विधान पार्षद हैं उनकी संख्या 75 है, तो उन सभी के लिए एक एक आवास बन रहा है। तो इस प्रकार से 243 प्लस 75 इतने आवास हमारे अभी मार्च तक बन करके तैयार हो जाएंगे और जिसमें आवासित हो जाएगा, और उसमें सभी माननीय विधानसभा क्षेत्रवार उसको चिन्हित कर दिया जाएगा। तो एक बार उसमें जो प्रवेश करेंगे तो उस आवास में फिर उसी क्षेत्र के माननीय आकर के रहेंगे, और ताकि ये दिक्कत नहीं है लोगों को कि जब वहाँ निर्वाचित होकर आते हैं तो कई माह तक उनको प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है कि हम कहाँ रहें। तो उनका जब क्षेत्र के अनुसार वो आवास हो जाएगा, बन जाएगा, तो सुविधाजनक हो जाएगा। और जो पूर्व MLA और MLC हैं उनके लिए भी वहाँ पर हॉस्टल का भी कुछ कमरों का हॉस्टल भी पहले भी था, उसी तरह से बन रहा है, ताकि जो आएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं। गोलघर का जीर्णोद्धार का कोई व्यवस्था चेंजिंग है भवन का मेंटेनेंस, और 24 घंटे बिजली है तो बहुत ही फायर प्रोन भी रहता है। तो उन सबको देखते हुए जितने पुराने तार हैं उन सबको भी बदलने की कार्रवाई की जा रही है, जहाँ फायर के नॉर्म्स को फॉलो कराने की कार्रवाई की गई है। तो ये सभी कार्रवाई की गई। तो ये सब हमारी तरफ से था, जो भवन निर्माण विभाग की तरफ से आप लोग का कुछ पूछना है तो उसमें जो हम लोग को टारगेट मिला था उसमें 29 में से हम लोगों ने 24 पूरा कर दिया। 4 भी एडवांस स्टेज पे है जो अगले साल के मध्य तक पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद प्रत्येक अनुमंडल में 7 निश्चय 1 के तहत अनुमंडलीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनना है, जिसमें 76 स्वीकृत योजनाओं में 66 को पूरा किया जा चुका है, और उसमें पढ़ाई भी प्रारंभ कर दी गई है। स्किल सेंटर भी बन गया उसमें। इन सभी में देखिए, एक तो है कि आप लोग देखे होंगे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यात्रा कई जिलों में हुई, तो उसमें उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण किया, जिसमें आधुनिक ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। उस भवन का भी निर्माण हम लोगों ने भवन निर्माण निगम के द्वारा कराया गया है, जो कि भवन निर्माण विभाग का ही एक कॉरपोरेशन है। तो उसमें पहले चरण में 55 ITI में और दूसरे चरण में 86 ITIs में ये बन रहा है। और इसमें रोबोटिक्स के बारे में, जो परिवहन सिस्टम है आज के दिन में, गाड़ी वगैरह का मरम्मती के बारे में, उसके अलावा जो 3D प्रिंटिंग है, इन सब का प्रशिक्षण टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से प्रारंभ भी कर दिया गया। तो ये एक काफ़ी अच्छा ITI में भवन निर्माण की तरफ से जो भवन बनाया गया उसका उपयोग करके उस विभाग की योजनाएं चलाई जा रही। जो भविष्य की महत्वपूर्ण योजनाएं जो अभी स्वीकृत हुए हैं उसमें मैं बता देना चाहूँगा, अभी
एक कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा का निर्माण शुरू हुआ है। नेक्स्ट, फिर एक सबौर में महाविद्यालय का काम होना है, उसका भी काम शुरू हुआ है। ये सब का बिल्डिंग है। उसके बाद बिहार निवास नई दिल्ली है, उसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को रहने में, उसके लिए भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, उसका भी अभी निविदा निकली हुई है, उसका भी काम शुरू होगा। कार्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए और जगह देने के लिए एक संयुक्त कार्यालय भवन गार्डिनर रोड में कर भवन के ठीक आगे बनाया गया है, जो बिरचंद पटेल पथ है उसके अंदर जाते हैं, उसमें है। उसके बाद बिहार विधानसभा में एक डिजिटल संग्रहालय भवन का भी निर्माण होना है, जिसमें सारे जो उसके जैसे गांधी संग्रहालय में बापू टावर में हम लोग लगाए, उसी तरह से उसमें लगाएंगे। राजभवन में चूँकि राजेंद्र भवन है, आप लोग भी हर बार जाते हैं जब शपथ ग्रहण का समारोह होता है तो जगह कम पड़ जाती है, तो उसको देखते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय के निर्देश पर ये सारा प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया है और इसका भी काम शीघ्र ही शुरू होगा। इसके बाद गर्दनी बाग में खेल परिसर, गर्दनी बाग में चूँकि इतने लोग आवासित हो रहे हैं और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनको जो अभी खेल सुविधाएं बहुत कम पड़ जाती है, तो उसको देखते हुए एक स्टेडियम का भी स्वीकृति दी गई है, उसका भी टेंडर अभी हुआ है और वो भी वहाँ पर ट्रेनिंग के साथ खेलने की भी सुविधा डेवलप की जा रही है। नेक्स्ट, इन सभी चीज़ों को करने के लिए भवन निर्माण विभाग में जो अंदर के कार्य हैं उसमें भी काफ़ी सारे ऑटोमेशन किए गए हैं, क्योंकि इतना सारा काम जो कि इसका पूरा बढ़ा है, तो उसको देखते हुए भवन निर्माण में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू किया गया, जिसमें हम लोग को अद्यतन जानकारी मिलती है कि किस प्रोजेक्ट का कितना प्रोग्रेस हुआ है और उसी के आधार पर राशि रिलीज होती है। और उसमें अभियंताओं की जिम्मेवारी रहती है कि गुणवत्ता संबंधित रिपोर्ट की भी अपलोड करें और उसके साथ साथ जो फ़ोटो हैं उसको भी अपलोड करें। हम लोग के यहाँ एक गुणवत्ता का भी एक विंग बना हुआ है, जिसके माध्यम से जांच होती है, गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। उसी तरह से जितने लोग आवास वगैरह मांगते हैं उसके लिए ई निवास का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो भी हैं उसके लिए और रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जिसके माध्यम से उनको जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें करते हैं। समर इंटर्नशिप के लिए भी ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है, जिसमें बच्चे आते हैं, अपना अप्लाई करते हैं और नए विभिन्न प्रोजेक्ट है उसमें सीखते हैं। भवन निर्माण विभाग में जो भी टेंडर होते हैं, जो बड़े टेंडर हैं 25 लाख के ऊपर के हैं, उन सभी में बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो ई-प्रॉक 2 है उसको लागू किया गया है। ऑफिस के अंदर ई ऑफिस लागू किया गया है, ताकि जो डिस्पोजल है, फाइल का डिस्पोजल है, उस जिम्मेवारी के साथ हो और समय पे हो। ये सब सारी व्यवस्था की गई हैं। और इसके साथ साथ ये जो भवन निर्माण विभाग के द्वारा सिग्नेचर बिल्डिंग बनाई गई है, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर कई सारा, और हम लोगों ने हाल में ही इसको नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड म्यूजियम्स जो कोलकाता है, जो पूरे भारतवर्ष में बनाती है, उसको हम लोगों ने 2 गैलरी बनाने के लिए आदेश दिया है, तो उस पर भी काम शुरू हो गया है। यह भी प्रयास किया जा रहा है, तो इसको भी अगले वर्ष के अंत तक इसको भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो एक पटना में अभी जैसे म्यूजियम्स ऑफ मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि सिटी ऑफ म्यूजियम्स, आप देख रहे हैं पटना में कितना म्यूजियम्स आ रहा है। बिहार म्यूजियम है, फिर आपका पटना म्यूजियम है, फिर बापू टावर है, फिर इसके बाद ये साइंस सिटी के रूप में भी ये म्यूजियम आ रहा है। इसके बाद ये एक लोग जो पटना आएंगे उनके लिए बहुत सारे दर्शनीय स्थल आ जाएंगे सामने। इसका भी भवन निर्माण का काम पूरा हो गया, तो इस पर प्रदर्श का काम अब प्रारंभ हो गया है। अब एक सरकार के द्वारा 3 जो यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई थी, इसमें एक हेल्थ यूनिवर्सिटी था, तो उसका काम जो है हेल्थ विभाग के द्वारा किया जा रहा है। 2 यूनिवर्सिटी का निर्माण भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जाना था। एक खेल अभियंत्रण विश्वविद्यालय, खेल अभियंत्रण बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए था, और एक खेल विश्वविद्यालय। खेल विश्वविद्यालय हम लोगों ने राजगीर में जो खेल परिसर बना है उसमें हम अभी 29 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, और अभी ये बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय इसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया और 1 साल में ये बन जाएगा। तो ये भी एक यहाँ पर बन जाने से सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए हैं, उसके प्रबंधन और प्रशासनिक जो नियंत्रण है उस पर और बेहतर तरीके से विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग काम कर सकेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी एक भवन निर्माण विभाग का बड़ा प्रोजेक्ट है, बल्कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 889 करोड़ का, जिसमें जो वो एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी का एरिया है उसको रीडेवलप किया जा रहा है और काफ़ी काम इसमें तेज़ी से हो रहा है। और जो एरिया बहुत ही उसमें
भवन बहुत ही छोटे डिलाबिटेटेड कंडीशन में थे, टूटी फूटी अवस्था में थी, उन सब को रीस्ट्रक्चर करके और नए उसमें नया अस्पताल बनाया जा रहा है, नया रेजिडेंशियल एरिया और सारे डेयरी संस्थान नए सिरे से बनाया जा रहा है, हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं। तो जितने भी पशुपालक हैं एक बार जब बन जाएगा तो उनको उच्च स्तरीय इलाज कराने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो उसको देखते हुए ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। नेक्स्ट, ये एक DMI बन रहा है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो अभी दूसरी जगह पे चल रहा है। ये भी निर्माण कार्य अभी जारी है। इसके बन जाने से जो यहाँ के छात्र हैं उनको मैनेजमेंट में उच्च स्तरीय डिग्री लेने में, यहाँ जो कोर्सेज चलते हैं उसमें ज़्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट, SDRF एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिसर बन रहा है। अभी आप सब जान रहे हैं कि बिहार में लगातार बाढ़ की संभावना हमेशा मानसून में बनी रहती है। इस बार भी कई जिले बाढ़ से प्रभावित हुए और SDRF NDRF को भेजा जाता है, तो उनके रहने के लिए एक व्यवस्था की गई है। जो SDRF का पूरा कैंपस है जिसमें स्विमिंग पूल से लेकर के और सभी तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। वो लगभग 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो अभी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इसको भी हम लोग इस ईयर के एंड में उसको उद्घाटन कराएंगे और ये भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इसमें सभी जितने भी कांस्टेबल हैं उनके रहने की व्यवस्था। अब छठ आ रहा है, छठ में जितने SDRF के लोग लगेंगे तो उनके अस्थायी रूप से रहने की कोई व्यवस्था नहीं, उनके अस्थायी प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं, तो उस कैंपस के बन जाने से काफ़ी सहूलियत होगी। अभी जो आप लोगों ने देखा जैसे ये सब पुराने भवन हैं जो 2016 के पहले बने हैं, उसमें अग्निशमन की व्यवस्था पहले नहीं थी। जो नेशनल बिल्डिंग कोड था उसमें 2016 में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, तो उसको देखते हुए सभी पुरानी बिल्डिंग्स में रेट्रोफिटिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अग्निशमन की जो मॉडर्न प्रणालियां हैं, अलार्म सिस्टम है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम है, हाइड्रेंट है, UG टैंक है, इन सब की व्यवस्था की जा रही है। तो ये हम लोगों ने इसको विश्वेश्वरैया भवन में जो घटना हुई थी उसके बाद सारा टेकअप किया है। नए भवन में तो सब में लग रहा है, लेकिन पुराने भवनों में नहीं है। उसमें अधिकांश में काम काफ़ी तेज़ी से हुआ और तीनों सूचना भवन सहित जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं सभी भवनों में ये मॉडर्न फायर सिस्टम लग रहा है, जो लगभग अंतिम चरण में। नेक्स्ट, अब ये सब तो है जिसमें पदाधिकारियों के रहने की व्यवस्था की गई है। पहले बहुत ही पुराने लगभग 50-60 पुराने भवन थे और साथ में एक आम लोगों के लिए भी एक योग केंद्र खोला गया है। मुंगेर बहुत ही बड़ा केंद्र रहा है बिहार का योग के लिए, विश्व स्तरीय उसमें योग पीठ है मुंगेर में, तो उन्हीं का एक ब्रांच यहाँ पर खोला गया है, जिसके लिए भवन निर्माण विभाग के द्वारा 1 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई गई है। उसमें योग उनके प्रशिक्षक रहते हैं और वो प्रतिदिन सुबह और शाम आम लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। अब उसमें आवासीय व्यवस्था भी कराई जा रही है। 50 बेड का एक आवासीय भवन भी बन रहा है जिसमें लोग रह करके 10 से 15 दिन का आवासीय कोर्स भी कर सकेंगे। फिर उधर गर्दनी बाग में अगर आप बढ़ेंगे तो गर्दनी बाग में बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए गए हैं, पूरे एरिया को रीडेवलप किया गया है और वहाँ पर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का जो फोटो हम लोग देख रहे हैं अभी प्रेजेंटेशन में, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए 432 यूनिट का आवास बनाया गया है और काफ़ी लोग उसमें आवासित भी हो गए हैं। फिर वहाँ पर माननीय मंत्री के स्तर की भी आवासों की बहुत कमी थी, उसके लिए भी 20 आवास बनाए गए हैं, पूरे कैंपस बनाया गया है, उसमें भी काफ़ी लोग अब आवासित हो गए हैं। फिर वहाँ पर गर्दनी बाग में पदाधिकारियों के लिए 752 यूनिट बन रहा है, जिसमें अभी 204 फ्लैट हम लोगों ने उद्घाटन करा के उसमें पदाधिकारी आ रहे हैं। पहले बाहर से जो पदाधिकारी आते थे उनके लिए जगह नहीं होती थी, उनके लिए भी वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जिला अतिथि गृह भी काफ़ी सीमित उसमें संख्या में रूम थे, उसके लिए भी नया भवन बनाया गया है और 55 से ज़्यादा कमरे हो गए हैं उसमें। विधायक आवासन योजना के तहत भी ये अब काफ़ी आवास बना दिए गए हैं और इसमें मतलब कि दोनों मिला करके लगभग 120 घर, 120 लगभग 150 घर अभी हैंडओवर कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है 2005 से, तब से लगातार एक से एक अच्छा भवन बना रहा है। आज हम लोग जिस भवन में बैठे हुए हैं या सामने जो भवन देख रहे हैं, तो जितना भी भवन पुराना है उसका भी आधुनिकीकरण हम लोग कर रहे हैं और जो भवन आज के समय में भी हम लोग जो नए तरीके का भवन आप देख लीजिए, सरदार पटेल भवन जो है आप कितना बढ़िया बना है। वाल्मीकि नगर में अब देखिए हम लोगों ने रिसोर्ट बनाया है। उसके बाद
अभी गांधी टावर, उसमें तो आप लोग सब लोग उपस्थित थे ही। तो एक से एक अच्छा भवन हम लोग बना रहे हैं और उस पर गुणवत्ता का भी हम लोग बहुत बेहतर ख्याल रख रहे हैं। और भवन को मेंटेनेंस के हिसाब से रखा जाए, उसको जो है उसकी साफ़ सफाई, उसको उसका रंग रोगन, उसको किस तरह से दुरुस्त रखा जाए, उसका भी हम लोगों ने नई पॉलिसी बनाकर उसको भी हम लोग कर रहे हैं। एक मतलब कहा जाए कि अगर सरकार का जितना भी विभाग है उसमें भवन निर्माण विभाग एक इम्पॉर्टेंट विभाग भी है और अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद आप लोगों का जो तो एक छोटा सा बना हुआ है प्रेजेंटेशन, उसमें आगे जैसा योजनाओं के बारे में बताएंगे, तो इससे भवन निर्माण की विभिन्न तरह की भूमिकाएं और जो नए कार्य हुए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले तो यह जान लेना जरूरी है कि जो भवन निर्माण विभाग को दायित्व दिए गए हैं सरकार के द्वारा, तो अगर हम लोग कंपेयर करें कि 2006-07 में जो योजना मद में मात्र 58.65 करोड़ रुपए की राशि ही थी, आज वह बढ़ करके 23-24 में योजना मद में उससे 100 गुना बढ़ गया, मतलब 5686 करोड़ रुपए की हो गई। और वहीं गैर योजना मद में 214 करोड़ था 6-7 में, जो कि बढ़ करके अब 709 करोड़ हो गया है। तो ये एक तो सबसे अच्छी बात है कि योजना मद में 100 गुने की वृद्धि हुई है और गैर योजना मद में मात्र 3 गुने की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको एक योजनाबद्ध तरीके से उसका क्रियान्वयन कराया जा रहा है और नए एसेट बनाए जा रहे हैं, न केवल मेंटेनेंस के ऊपर बल्कि एसेट नए क्रिएशन पर ज़्यादा जोर है, जिसके कारण इसमें वृद्धि हुई है। और आगे भी कई सारी जो योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो पटना की अगर बात करें, पटना राजधानी क्षेत्र की, तो हम लोग जो नेहरू के पथ पर चलते हैं तो उसी में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे नए स्ट्रक्चर्स आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राजधानी क्षेत्र है उसमें सबसे पहले सरदार पटेल भवन बना है, जो इसमें भूकंप रोधी स्ट्रक्चर बनाया गया है और बड़े से बड़े भूकंप आने पर भी इसमें कार्यालय चलाते रहने की क्षमता है, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पूरा पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग इसमें चलाया जा रहा है। एक बहुत ही एक अलग तरह का भवन है जो बेस आइसोलेशन टेक्निक से बना है, मतलब भवन जो उसका नींव है बिल्कुल उससे अलग है और उसके लिए स्पेशल उसमें लीड बियरिंग जो सिस्टम है उसको लगाया गया है, ताकि अगर कोई भूकंप आता है तब भी वो भवन में स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आए। वहीं फिर आगे आप बढ़ेंगे तो जो विश्वेश्वरैया भवन है, विकास भवन है, उसका भी जीर्णोद्धार कराया गया है और अब उसमें आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। उससे पूरा जो अटल पथ है और नेहरू पथ है उसका पूरी जो सौंदर्य है वो बिल्कुल अलग दिखता है। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ उसमें ये हुई है। उसमें फसाड का चेंज तो किया ही गया है। अंदर में पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारे छोटे मोटे भवन बने हुए थे, उन सबको भी हटा करके पूरा अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उसके ऊपर पार्क की व्यवस्था की गई है, सोलर से एनर्जी की उसमें व्यवस्था की गई है, ताकि वो सस्टेनेबल जो भवन का निर्माण है सस्टेनेबल हो। ये भी हम लोग का विशेष जोर रहा है कि जो भी भवन बने वो आधुनिकतम तकनीक के साथ साथ इस आधार पर बने कि उसमें बिजली की खपत सोलर के माध्यम से हो और उसमें जो वेस्टेज हो वह भी कंट्रोल हो। इसके लिए सभी भवनों में STP और WTP का भी प्रोविज़न किया जा रहा है। फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर नियोजन भवन है, जो एक महत्वपूर्ण भवन के रूप में कार्यरत है और उससे उस क्षेत्र की सौंदर्यता बढ़ती है। उसके आगे फिर आपको अभी तारामंडल का भी जीर्णोद्धार जो साइंस टेक्नोलॉजी के तहत आता है उसको भी हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया और तारामंडल में काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो एक अलग उसकी पूरा भवन का जो सौंदर्य है अलग देखने को मिलता है और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। पहले बहुत ही पुराना टाइप का स्ट्रक्चर था, सुविधाएं भी नहीं थी, उन सभी चीज़ को बनाया गया है। और वहीं पर पास में फिर बिहार म्यूज़ियम भी बनाया गया है। तो ये सब सारे बहुत ही अलग तरीके के भवन बनाए गए जो आइकॉनिक भवन है और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। चैलेंज इसमें ये भी रहता है कि मेगा प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज़ करना और उससे काम कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और बहुत सारे उसमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है और जब भवन बन जाता है तो उसके मेंटेनेंस की भी आवश्यकता है। तो सभी कार्यों को कराया जा रहा है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो
इधर आना के अंदर सरकारी कार्यालय हैं, जो भी यहाँ पर न्यू कैपिटल एरिया में जितने भी क्षेत्रफल हैं जिसके तहत सरकारी कार्यालय, पटना की राजधानी से संबंधित कार्यालय, सचिवालय भवन, राजभवन सभी बने हुए हैं, उन सभी के ज़मीन के साथ साथ वो उसके जो भवनों हैं उसका प्रबंधन, मेंटेनेंस सभी का कार्य करती है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसका मेंटेनेंस और नए कार्यालयों का निर्माण करती है। और इसके साथ साथ सरकार के अंतर्गत जो 33 अन्य विभाग हैं उन सभी का जो भवन है उनका निर्माण और मेंटेनेंस का कार्य करती है। तो आज हमारे साथ भवन निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री जयंत राज जी भी उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप सभी को संबोधित करेंगे। 300 माह ज्योतिर्गम गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।